हेलो नमस्कार बच्चों। आज की ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर का जो है बेसिकली सीरीज कंप्लीट करेंगे और करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग यहाँ करने का प्रयास करेंगे। लास्ट हमारा जो लेक्चर था, उस लेक्चर में भी हमने एमसीक्यू फॉर्म में बेसिकली करंट अफेयर को रिवाइज कराया था। आज भी ये पूरी तरीके से सीरीज उसी तरीके से चलेगी और ये 72वीं बीपीएससी के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। साथियों, पहली जो क्वेश्चन है हमारी, उसको स्क्रीन पे वो बेसिकली है और उसको देखते हैं। देखो भाई, पहली क्वेश्चन है, एजर्सन पढ़े पहले कि रिसेंट अमेंडमेंट्स टू रूल्स 93 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 हैव ट्रिगर्ड कंसर्न रिगार्डिंग इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। यानी चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में हाल ही में किए गए संशोधनों ने चुनावी पारदर्शिता को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अगला स्टेटमेंट है, द अमेंडमेंट्स रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू सर्टेन इलेक्शन रिकॉर्ड्स सच एज सीसीटीवी फुटेज, पोलिंग स्टेशन वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड फॉर्म्स 17C पार्ट 1 एंड पार्ट 2। भाई सबसे पहले तो देखो, इस प्रकार की जब क्वेश्चन मिले तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को डील करने का एक सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। पहले जब ये दो स्टेटमेंट मिले तो सबसे पहले ढूंढो कि क्या ये दोनों सही है, और अगर ये दोनों सही है तो अपने आप सी और डी को काट दो। जब सी और डी कट गया तो बचा हमारे पास ए और बी। और मजे की बात यह है कि जो हमारा ए और बी बचा, इन दोनों में अगर आप देखें, दोनों ही अगर सही है, भाई अगर दोनों मान लो हमें क्लियर है कि दोनों सही है, तो सी और डी तो गलत हो गया। अब हमें दूसरा जो स्टेप देखना है कि क्या ए का जो सही होने का कारण है वो आर है क्या, मतलब कोई रिलेशन है क्या। तो भाई सबसे पहले बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल नंबर 93 में बदलाव किए थे, अमेंडमेंट किए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेंडमेंट तो हुआ था, और अमेंडमेंट इसलिए हुआ था कि बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो पोलिंग स्टेशन, यानी जहां पर इलेक्शन हो रहा है, जहां पर इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, तो जो मतदान केंद्र का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज है, और फॉर्म 17C के भाग 1 भाग 2 तक जनता की पहुंच को सीमित किया जा सके। माने जनता को जो है पोलिंग बूथ की वीडियो स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज एक्सेस करने में डिफिकल्टी हो, मतलब जनता तक ना पहुंचे, जनता को इसकी जानकारी न मिले। तो ऐसी चीज तो अमेंडमेंट की ही गई थी कि भाई जनता की वहां पे पहुंच सीमित की जाए, सीसीटीवी फुटेज तक, है ना, पोलिंग स्टेशन पे जहां से वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है इलेक्शन को लेकर। तो भाई वो तो सारी हुई ही थी। तो ऑफ कोर्स जो ये अमेंडमेंट किया गया है, उस अमेंडमेंट में ये सारी चीजें की गई, तो ऑफ कोर्स ये तो चिंता पैदा करती ही है। तो इसके सही होने का कारण जो है आर है। तो इस प्रकार आप देखें तो हमारा बोथ ए एंड आर आर द ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन दिखे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले मैं स्टेप बताता हूं फिर से कि भाई सबसे पहले तो ये देखो दोनों स्टेटमेंट क्या सही है कि नहीं। अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो पहले ये देखो कि क्या दोनों का कोई रिलेशन है, और अगर दोनों का रिलेशन है तब तो ये आपको मालूम है कि दोनों सही होगा, आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर रिलेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है दोनों सही है, लेकिन रिलेशन नहीं है तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं यहां पे बताना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 93 रूल नंबर 93 में जब बदलाव किया, मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि रूल नंबर 93 में बदलाव किया तो इसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर जो है विरोध जताई गई। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग जो है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली आर्टिकल 324 में ये निहित है, याद रखेंगे। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र मिलता है। अगली जो हमारी क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे है, आप देखिए। अगली क्वेश्चन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगली क्वेश्चन कहती है कि नोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन इलेक्शन इन द 2013, यानी जो नोटा है ये भारत की चुनावों में 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, वीवीपीएट प्रोवाइड्स अ वोटर वेरिफिएबल पेपर ट्रायल फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स, है ना, यानी जो वीवीपीएट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए वोटर वेरिफिएबल पेपर टेल बेसिकली उपलब्ध कराता है। तीसरा है, इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज टू पब्लिसाइज क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ देयर कैंडिडेट्स, है ना, यानी पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत सरकार मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। तब कह रहा है कि भाई इसमें करेक्ट कौन है। भाई तीनों ही स्टेटमेंट सही है, हर कोई जानता है। आपको क्या नहीं मालूम है कि नोटा का इंट्रोडक्शन बेसिकली 2013 में किया गया था, कि भाई अगर आप वोट देने जा रहे हैं और आपको अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नोटा पे क्लिक कर दीजिए।
तो भाई ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। मतलब नोटा तो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ और वीवीपीएट जो है बेसिकली वोटर वेरिफिएबल पेपर ट्रायल ईवीएम के लिए देती है। जैसे आपने देखा होगा जब आप वोट देते हैं तो इसके बाद एक कार्ड ये रिसिप्ट निकलती है, दैट इज बेसिकली वीवीपीएट, है ना। इन पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई आपके जो मेंबर हैं उनकी आप बैकग्राउंड का पूरा डिटेल मुझे दीजिए, ताकि हम ये चेक कर पाएं कि क्या उनकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, क्रिमिनल उनका बेस है कि नहीं। हमारे लिए आसान हो जाएगा ऐसे लोगों को साइड करना। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य था। तो ये हमारा तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो बताओ कि भाई कमिटी के जो भी चेयरमैन होता है वो पॉलिटिशियन होता है कि नहीं। यस पॉलिटिशियन होगा। पॉलिटिशियन जो है, याद रखना, ये ट्रिक्स बता रहा हूं, जो कमीशन कमीशन का हमेशा जो कमिटी का जो चेयरमैन होता है हमेशा पॉलिटिशियन होता है, लेकिन कमीशन का, याद रखना, कमीशन का जो चेयरमैन होगा, कमीशन का चेयरमैन हमेशा कौन होता है, ब्यूरोक्रेट होता है। कौन होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, आप याद रखेंगे, सो ब्यूरोक्रेट होता है। अब याद रखना क्वेश्चन है, विच कमिटी हाईलाइटेड द ग्रोइंग नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स एंड पॉलिटिशियंस इन इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस। क्या दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भारत में जो पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल की नेक्सस स्ट्रांग हो रही उसको लेकर बात कही, या फिर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने कहा, या फिर बोहरा कमेटी ने इस बात पर चिंता जताई, या फिर एस वर्मा कमेटी 2013 में बात की गई। साथियों आप सभी को यहां पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो राइट आंसर इसका होगा बोहरा कमेटी। तो बोहरा कमेटी 1993 में बेसिकली जो आपराधिक जो अपराधियों और राजनेताओं के बीच बढ़ती साठगांठ को इसने उजागर किया था। तो आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर ये दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में क्यों बैठाई गई थी। बच्चों ऐसा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, चुनावों में सुधार को लेकर दिनेश गोस्वामी कमेटी बेसिकली चंद्रशेखर उस दौरान प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा बैठाया गया था, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और इसके बाद हमारा आता है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी इसलिए बैठाई गई थी ताकि जो स्टेट फंडिंग होता है ना, इलेक्शंस में आपने देखा होगा आमतौर पे इलेक्शन में जो फंडिंग का मामला आता है ना, कि फंडिंग कर देता है कुछ लोग गलत तरीके से, तो सारे के बारे में, उसके बारे में सर्च करना, एक रिपोर्ट बनाना डिटेल्ड, उस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर बेसिकली इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998 में बैठाई गई थी, बेसिकली हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के द्वारा। साथियों जो लास्ट वन हमारा है वर्मा कमेटी, एस वर्मा कमेटी, याद रखना एस वर्मा कमेटी क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कि हमारे जो पॉलिटिक्स में है ना, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो वो पता करने के लिए कि कितने ऐसे लोग हैं, तो उनके बारे में बेसिकली पता करने के लिए एस वर्मा कमेटी 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा बैठाया गया था। तो चलिए अगली प्रश्न देखते हैं भाई। साथियों अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन हमारी क्या है भाई, तो अगली क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगली क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पहले तो ये देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिफॉर्म्स सजेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अच्छा अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की बात की जा रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की बात की जा रही है, विदेश मंत्रालय की बात की जा रही है। कह रहा है कि विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार को कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि आप इन इन चीजों में बदलाव कीजिए। पहला है कि द 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑन द लोकसभा सीट एलोकेशन टिल 2026। भाई ये बताओ, ये डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड मामला है ना। डिलिमिटेशन कमीशन का क्या लेना देना है फॉरेन मिनिस्टर के साथ या फॉरेन अफेयर के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कोई लेना देना है क्या डिलिमिटेशन कमीशन का, नहीं। तो भाई ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया, और जब ये गलत हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गया, वन गलत है, वन गलत है, ए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अच्छा बी यहां पर क्यों सही भाई, इंडिया करेंटली हैज अबाउट 850 इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स मैनेजिंग डिप्लोमेटिक मिशंस अक्रॉस 193 एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स अराउंड द वर्ल्ड। यस ये सही है। राइट नाउ अभी आजाद देश पूरी वर्ल्ड में 195 है। वर्ल्ड की एक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन यूनाइटेड नेशन, उसमें 193 मेंबर्स उसके मेंबर हैं, और दो ऐसे कंट्री हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेट हैं उनके। इफ आई एम सेइंग कि ऑब्जर्वर स्टेट हैं तो इसका मतलब दो कंट्री की बात की जा रही है, दैट इज पैलेस्टीन एंड वेटिकन सिटी। वो भी कुछ समय के बाद बनी जाएंगे। इन 195 देशों में से 193 देशों में हमारी अपनी एम्बेसी है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को।
और जैसा कि मैंने कहा कि ब्रिटेन का जो कंट्री गुलाम रहा था, एक समय पर कॉलोनी रहा था, वहां पर जो गुलाम देश होते हैं या फिर ब्रिटेन का वहां पर अगर मान लो कि एम्बेसी है, तो उस एम्बेसी को एम्बेसी नहीं कहा जाता, उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है। जैसे यूएसए और इंडिया दोनों गुलाम रहे थे, तो इंडिया का यूएसए में हाई कमिश्नर होगा, यूएसए का इंडिया में हाई कमिश्नर होगा, ब्रिटेन का इंडिया में हाई कमिश्नर होगा, हमारा ब्रिटेन में हाई कमिश्नर होगा। बिकॉज वी ऑल आर द मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ, यानी जो लोग पहले एक समय पे गुलाम रह चुके थे द ब्रिटेन के, तो आजादी के समय हर देश कॉमनवेल्थ का मेंबर बना, और कॉमनवेल्थ के जो जो लोग मेंबर हैं वो बेसिकली उनके यहाँ पर हाई कमिश्नर्स होती हैं, है ना। और कॉमनवेल्थ का लीडर कौन है? बेसिकली कॉमनवेल्थ का लीडर ब्रिटेन है। आप समझ पा रहे हो? जैसे रसिया है, रसिया का भी गुलाम नहीं रहा, है ना, ब्रिटेन का। तो रसिया में हमारी ना एम्बेसी है, वहां पर हमारी हाई कमिश्नर नहीं है। उनका हमारे यहाँ क्या है? उनका हमारे यहाँ एक तरीके से मान के चलिए कि उनका हमारे यहाँ क्या है? एम्बेसी है। Because Russia was never the colony of the Britain. Remember this particular point. It's very important to understand. भाई आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। कहता है द सेंटर, अच्छा कॉन्सुलेट्स, कॉन्सुलेट्स क्या होता है? देखो बच्चों, कॉन्सुलेट ना एक सेकंड एम्बेसी होता है किसी देश का दूसरे देश में। और कॉन्सुलेट का एक ही गोल होता है, जैसे एम्बेसी सभी मुद्दों को लेकर होता है कि इंडिया का अगर मान लो हाई कमिश्नर है, तो इंडिया के सभी मुद्दा जो है वहां पर रिप्रेजेंट करेगा हाई कमिश्नर, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। लेकिन जो कॉन्सुलेट होता है ना, वो ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, यानी वहां की कॉन्सुलेट, यहाँ वहां पे जो हमारी कॉन्सुलेट है और उनकी अगर हमारे यहाँ जो कॉन्सुलेट है, वो कॉन्सुलेट इसलिए होती है ताकि हम वहां पे अपनी ट्रेड की देखरेख करें, व्यापार की देखरेख करें, इंटरनेशनल ट्रेड की। जैसे इंडिया का है वहां पे कॉन्सुलेट, तो इंडिया अपनी ट्रेड को देखरेख करेगा और वहां की गवर्नमेंट से बात करेगा। कॉन्सुलेट का ये काम होता है। तो एक प्रकार से ही आपको समझ में आ गया होगा, द सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी चाइना स्टडी एक ऐसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने की बात की एमईए ने, ताकि चाइना की पॉलिसी, इकोनॉमी और चाइना का भारत के खिलाफ क्या स्ट्रेटेजिक मूव होता है उसको ध्यान से समझा जा सके। तो इस प्रकार हमारा ये भी सही हो गया। तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट, है ना। चलो भाई अगली क्वेश्चन को देखो साथी। अगली क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन कहता है, और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। अगली क्वेश्चन है, A recent article highlighted the need for reforms in India's diplomatic framework. It pointed out that despite India's growing global role, the Ministry of External Affairs remains significantly understaffed and requires a greater specialization, a structural reorganization and technological expertise. है ना। कह रहा है कि जो ऊपर में जो सारी कंसर्न्स दिखाई गई हैं, जो वार्तालाप हुई हैं, वो किस पर्टिकुलर सर्विस के लिए है? मुझे ये बताइए, क्या ऊपर में आपको नहीं दिख रहा है कि बच्चों ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लिखा है और इंडिया डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क लिखा है? अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि भैया ये इंडियन फॉरेन सर्विस से रिलेटेड है। मतलब अगर आप समझ रहे हो ना, जैसे एक वर्ड सिमेट्री नाम की ट्रिक होती है, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो कई बार वर्ड सिमेट्री ट्रिक्स भी काम कर जाती है, जैसे इस केस में किया। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आई एम सेइंग यू इज दैट कि भाई यूपीएससी जो है भारत के एक रिक्रूटमेंट बॉडी है, ग्रुप ए एग्जामिनेशन का। यूपीएससी दो प्रकार का एग्जाम लेती है, एक ऑल इंडिया सर्विस, है ना, और एक लेता है सेंट्रल सर्विस। सो इफ आई एम सेइंग द ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस को कौन डील करेगा? तो ऑल इंडिया सर्विस में बेसिकली कौन कौन आएंगे? ध्यान से सुनिएगा जो आपको बताने जा रहा हूं। ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस आएगा, आईपीएस आएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सिविल सेंट्रल सर्विसेज, द आईएफओस, यानी माफ कीजिए आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस बच्चों इसमें आएगा। तो इस प्रकार मुझे बताइए कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर और नॉट, है ना। तो भाई ऑप्शन सी तो सही है। अच्छा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक सेंट्रल सर्विसेज से, आईपीएस और आईएएस बेसिकली क्या है? ये ऑल इंडिया सर्विसेज से, याद रखेंगे। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज मैंने आपको साथ पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट का परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है, उनके टाइमलाइन, मतलब जब वो पोस्टेड हैं तो उनकी क्या करने की कार्यशैली है, कैसे काम कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस कैसा है। तो उस परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के लिए इनके परफॉर्मेंस अप्रेजल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिस्टम लॉन्च किया बेसिकली स्पैरो करके, है ना। तो याद रखेंगे ये स्पैरो बहुत जरूरी है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि स्पैरो इनिशिएटिव क्या है। चलो भाई अगली क्वेश्चन देखो। अगली क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों। अगला क्या है क्वेश्चन भाई? अगला कहता है कि भाई recently Prime Minister Narendra Modi was conferred Kuwait's highest civilian honor during his visit to the country. What is the name of this award? यानी मोदी जी अभी किसी हाल ही में एक देश में गए जिसका नाम था कुवैत, और आमतौर पे इनकी यात्रा रहती है इंटरनेशनल। तो उस दौरान इनको कुवैत का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, जिसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है। उस अवार्ड का क्या नाम है? कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जायद, या फिर ऑर्डर ऑफ नाइल,
ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर या किंग अब्दुल्ला अजीज सस, है ना, अब्दुल अजीज सस। तो कौन सी है भाई, किंग अब्दुल अजीज सेस है क्या, या फिर इन तीनों में से कोई एक है? देखो भाई ऐसा है, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ये हम सभी को मालूम है, अगर आपने न्यूज पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, काफी लाइमलाइटेड रहा था। कुवैत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे माना जाता है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, याद रखेंगे। और यही जो पर्टिकुलर है, आप ये समझिए कि एक इतनी बड़ी ये ऑनर है जो उन्हीं देशों को देती है कुवैत, जिन देशों के साथ उनके बहुत ही ज्यादा अच्छी साठगांठ, अच्छी रिलेशन होती है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी तक मोदी जी कई देशों में विजिट किए, और उसमें से 20 देशों में इनको 20 बार, आप यूं कह लीजिए कि इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वहां का मिला। ना इससे बताया जाता है कि इंडिया की जो इमेज है अराउंड द वर्ल्ड कितना ग्लोबली ग्रो कर रहा है ना, हम आज कहाँ खड़े हैं, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो मोदी जी को दिया गया है, याद रखिएगा, है ना। अच्छा, ये तो पहले ये जो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सिर्फ मोदी जी को नहीं, इससे पहले बिल क्लिंटन को भी मिला, जॉर्ज बुश को भी मिला, है ना, ये याद रखिएगा, जॉर्ज बुश को मिला, बिल क्लिंटन, ये सब जो है इन लोगों को मिला, है ना, बिल क्लिंटन को मिला, ठीक है, या फिर प्रिंस प्रिंस चार्ल्स को मिला जो ब्रिटेन के थे। चलो भाई अगली क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगली क्वेश्चन हमारी क्या है भाई, अगली क्वेश्चन को देखा जाए साथियों। अगली क्वेश्चन है हमारी, Which of the following statements correctly describes India's economic relation with Kuwait? कुवैत इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द अरब वर्ल्ड? नहीं, कुवैत जो है इंडिया का, याद रखना, तीसरा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है अरब वर्ल्ड से, है ना। तो तीसरा, माने अरब कंट्रीज जितने भी हैं उनमें तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टनर नहीं है, तो इसको गलत काट दो। दूसरा कह रहा है, अच्छा ये सही कह रहा है, कि सही कौन सा है? कह रहा है कि बायलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, माने इंडिया की तरफ से भी और कुवैत की तरफ से भी, दोनों मिलाकर, वाज वैल्यूड एट अबाउट यूएस डॉलर 10.47 बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, है ना, यानी लगभग 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इतना का व्यापार इन दोनों की तरफ से द्विपक्षीय मामलों में हुआ है, यानी दोनों ने इतना मिलकर व्यापार किया है, ये स्टेटमेंट सही है। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब भी कोई लंबा स्टेटमेंट देखे तो समझ जाना 90% चांस है कि वो सही होगा। यहाँ पे एक और चीज आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आपकी वहां पे ध्यान जाए। कह रहा है कुवैत इज इंडिया लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर। भाई ये तो पूरी तरीके से गलत है, ये 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है। भाई इससे पहले भी 5 ऐसे हैं जहां से हम बहुत ज्यादा तेल यानी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू कुवैत आर लेस देन, यदि हम जो कुवैत को बेचते हैं कुछ वस्तु, कह रहा है कि लेस देन यूएस डॉलर 1 बिलियन एनुअली, नहीं 2 बिलियन एनुअली है, इतना याद रखिएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 17 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। देखो कई बार क्या होता है ना कि आपसे पूछ लिया जाता है कि मतलब, अभी देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड रिलेशन जो है काफी बड़ा लाइमलाइटेड रहा हाल के वर्षों में। इसकी बड़ी संभावना है कि एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, जो हमारा ट्रेड रिलेशन है, जो हमारी इकोनॉमिक रिलेशन है अरब वर्ल्ड से, सऊदी अरबिया से, रसिया से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, भाई यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी आप थोड़ा पढ़िए तो इस बात पे फोकस कीजिए कि यस, यहां से भी क्वेश्चन बन सकती है ट्रेड रिलेशन से। चलो अगली क्वेश्चन है कि भाई आपको कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, आप पहचानिए कि वो किस कंट्री से रिलेटेड है। कह रहा है यह देश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और यह देश आसियान कंट्री का एक हिस्सा है। आसियान मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देश हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन भी हम इसे कहते हैं, और इसमें बेसिकली कुछ देश आते हैं, अगर आपको याद हो तो इसमें बेसिकली म्यांमार आ जाएगा, लाओस आ जाएगा, थाईलैंड, कंबोडिया, ऐसे ऐसे देश इसमें आएंगे। तो पहला तो ये कह रहा है कि, दूसरा है कि ये इंडिया में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इंडिया की जो भी कंपनी है और उस कंपनी में अगर 10% से ज्यादा शेयर अगर होता है तो इसे हम एफडीआई कहते हैं। और अगर कोई कंपनी में 10% से ज्यादा शेयर अगर कोई दूसरा देश का कोई बिजनेसमैन खरीदता है तो उसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि जो एफडीआई है, इंडिया में जो एफडीआई हो रहा है, कह रहा है कि जो इंडिया का एफडीआई है, जितने भी कंट्रीज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सेकंड लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर है इंडिया में। एफडीआई बेसिकली इंडिया में शुरू करता है, ईएमडी एफडीआई सोर्स है इंडिया का। तो यस, ये तो चलिए ठीक है। अगला कह रहा है कि ये जो देश है इंडिया के साथ समय समय पर एक नेवल एक्सरसाइज, नेवी का अभ्यास करते रहता है, और उस अभ्यास का नाम है सिम्बेक्स। क्या नाम है? सिम्बेक्स।
इसके बाद कह रहा है अराउंड 9.1% ऑफ इट्स रेजिडेंट्स, यानी उस देश में रहने वाले 9.1% लोग सिर्फ इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर मलक्का स्ट्रेट, यानी वर्ल्ड मैप में इसका जो लोकेशन है, यह देश मलक्का स्ट्रेट में बेसिकली बसा हुआ है। याद रखें कहां पर बसा हुआ है, मलक्का जल डमरू मध्य में बेसिकली बसा हुआ है, जो कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक माने कह सकते हैं उसका प्रोसीडिंग, यानी भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया, जिसके तहत सभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ इंडिया चाहता है कि रिलेशन बेसिकली अच्छा मेंटेन करे। मैं चाहता हूं कि यहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि भाई पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च किया था, है ना, ताकि जितने भी स्टर्न कंट्रीज इंडिया के बेसिकली लोकेशन से उनके साथ हम रिलेशन अच्छा करें। नेहरू ने पंचशील साइन किया था 1954 में, ताकि इंडिया के रिलेशन पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया जाए, इंडिया का इमेज पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया जाए, इंडिया के साथ सभी कंट्रीज की अच्छी रिलेशन रहे। तो साथियों सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं सारा लक्षण एक ही कंट्री पे जाकर टिकता है, सिंगापुर। क्योंकि जैसे ही यहां पर एक टर्म आया, उसने पूरा गेम क्लियर कर दिया, वो था सिम्बेक्स। तो सिम्बेक्स बेसिकली ऐसे नेवल एक्सरसाइज है जो सिंगापुर के साथ हम कंडक्ट करते हैं। किसके साथ कंडक्ट करते हैं? सिंगापुर। चलिए भाई, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगली जो क्वेश्चन है बड़े ध्यान से देखिए। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगली क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई ऐसा है कि हमारे पास 4 स्टेटमेंट नीचे दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि समझना है कि इसमें 3 ऐसे स्टेटमेंट है जो किसी एक कंट्री से रिलेटेड है, और एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सिर्फ किसी एक कंट्री से रिलेटेड है। अब बताना है कि इन चारों में से हमें यह समझना है कि इन चारों में से ये कौन सा सिंगल स्टेटमेंट है जो बेसिकली सिर्फ एक कंट्री से रिलेटेड, हमें वही आइडेंटिफाई करना है। इट कंडक्ट्स नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स विथ इंडिया, ये तो सिंगापुर का है बेसिकली लाइन। इट इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विद इन आसियान, ये भी बेसिकली सिंगापुर से रिलेटेड है। इट रिसीव्ड द विजिट ऑफ एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर अ गैप ऑफ 43 ईयर्स, ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि थोड़ा अलग है। इट इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिटी एफडीआई इन्फ्लोस, ये भी सिंगापुर है। अच्छा, ये जो है ना, ये कैसे अलग मैं बता रहा हूं, ये कुवैत की बात हो रही है। इंडिया का कोई पहली बार माने 43 साल बाद, 43 ईयर्स बाद कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कुवैत में विजिट किया, और कुवैत का वहां पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, दैट इज आपको मालूम है ऑर्डर ऑफ मैंने मुबारक अल कबीर का, जिसमें जो हमने अभी बात किया। तो ये बेसिकली यहां पर कुवैत की बात कर रहा है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, तीनों से अलग है, ये ऑड स्टेटमेंट है। इसलिए कई बार प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि 4 आपके पास है ऑप्शन, इसमें से ऑड वन फाइंड कीजिए, है ना। कई बार आपको जो क्वेश्चन मिल सकता है वो क्वेश्चन मिलेगा आइडेंटिफिकेशन बेस्ड, जैसे अभी देखे कि ये सारा स्टेटमेंट पहचानो कौन सा देश है। कई बार आपको केस स्टडी बेस मिल जाएगा कि ये हुआ, अब बताओ कि ये क्यों हुआ, है ना। तो आइडेंटिटी, ये केस स्टडी बेस भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल सकता है कि अगर ये घटना घटी तो आप होते तो क्या डिसीजन लेते। तो बी रेडी फॉर द 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। यूपीएससी ने तो चौंका ही दिया है, तो हमें रेडी रहना है। अब हम बाद में ये ना कहें कि सर बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, सर बीपीएससी जो है मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, द बीपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बच्चों, वो कैसे भी एग्जाम ले सकती है। ये प्रॉब्लम आपकी है और हमारी है कि हमने उस तरीके से रेडी नहीं किया। दिस इज योर प्रॉब्लम। भाई ऐसा कहीं थोड़ी ना बीपीएससी ने कहा है कि हम तो सिर्फ इसी पैटर्न पे पूछेंगे। ये आजकल के जो नए नए शिक्षक आए हैं 4-5 साल में, ये इनकी अपनी नीति है, और बीपीएससी बहुत पुरानी है। तो किसी नए लोगों की आने से बीपीएससी अपनी सिस्टम नहीं बदलेगी, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो तरीका है वही रहेगा। ये आपको और शिक्षकों की सोच में बदलाव करना होगा साथियों। तो भाई बीपीएससी का जो भी है क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये चीज याद रखिएगा कि हमें रेडी रहना है टफ क्वेश्चन के लिए। इजी क्वेश्चन सोच के नहीं जाना है, टफ क्वेश्चन आएगा और उसके लिए हमें रेडी रहना है, ये मन में बसाकर चलो। चलो भाई, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ऑप्शन सी, यानी ओनली सी इज द करेक्ट आंसर। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद रखिए कि अगली जो हमारी क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं इस पर आप फोकस कीजिए। रिसेंटली अ कंट्री वाज इन द न्यूज because it accounts for approximately 9.1% of its resident population being of Indian origin, making the Indian diaspora an important bridge in the bilateral relations with India. कह रहा है कि हाल ही में एक देश चर्चा में रहा क्योंकि वहां के कुल आबादी का लगभग 9.1% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है, जिससे भारतीय समुदाय भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में से एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। भाई ये जो लक्षण है ना, ये सिंगापुर का है, मैंने अभी तुरंत डिस्कशन किया था। तो ये लक्षण किसका बच्चों, ये किसकी फीचर है, बेसिकली सिंगापुर की है।
तो इस प्रकार हमने आज की सेशन में 10 एमसीक्यू को कंप्लीट किया। मैं प्रयास करूंगा कि हमारी जो नेक्स्ट सेशन हो, उस सेशन में हम लोग और एमसीक्यू लेकर आए और हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में जो डिस्कशन करें उसमें और एमसीक्यू में देखने को मिला। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर आपको कि भाई जो भी मैं करंट अफेयर का सीरीज या एमसीक्यू करा रहा हूं, ये टू द पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपकी एमसीक्यू आएगी, यहीं से आपकी करंट अफेयर की आएगी। आप यहां पर हजार टॉपिक पढ़ के जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप कुछ एक टॉपिक करके जाइए, यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। इससे बाहर नहीं जाएगी, ये परम सत्य है, ये लिख कर रख लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ और एक नए करंट अफेयर सीरीज के साथ। आज के लिए धन्यवाद।